आरब ने कुछ ऐसा किया था जिसकी कल्पना भी रूही ने कभी नहीं की थी। उसे लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह बार बार समुद्र की लहरों को देख रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि काश यह सब सिर्फ एक बुरा सपना हो, पर यह हकीकत थी। उसने आरब की तरफ देखा जो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ा था। रूही को घबराया हुआ देख आरब उसकी तरफ बढ़ा और कहा, स्वीटहार्ट, क्या तुम ठीक हो? आरब की आवाज सुनते ही रूही होश में आई। उसने उसे गुस्से में घूरते हुए एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाई, अभी के अभी मुझे वापस जाना है, समझे आप? आरब के सब्र का बांध टूट गया। उसने झटके से रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए वह भारी आवाज में बोला, ठीक है, वापस चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रूही ने सहमी हुई आवाज में पूछा, कैसी शर्त? आरब उसकी और करीब आया और उसके होंठों के पास फुसफुसाते हुए बोला, मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें अब किसी और की बीवी बनकर रहने नहीं दे सकता, एक पल के लिए भी नहीं। रूही बुरी तरह डर गई। आप मुझसे चाहते क्या हैं? उसने कांपते हुए पूछा। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। आरब ने खुद को शांत किया और धीमी स्वर में कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रूही ने हिम्मत जुटाई और कहा, प्यार? क्या आपको यह प्यार लगता है मिस्टर ओबराय? आरब ने तुरंत उसकी बात काट दी। आरब, मुझे आरब कहो स्वीटहार्ट। रूही ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, प्लीज अपना यह पागलपन बंद कीजिए। आरब के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। कभी कभी प्यार में पागलपन जरूरी होता है स्वीटहार्ट, और तुम्हारे लिए तो मेरा पागलपन और बढ़ जाता है। रूही समझ गई थी कि आरब से बहस करना बेकार है। उसने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश की। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे जाने दो। आरब ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर गहराई से देखते हुए कहा, मत करो, मैं नहीं मानूंगा। मुझे मिस्टर ओबराय कहना बंद करो। तुम्हारा यह अजनबी व्यवहार मुझे परेशान करता है। आरब की नजदीकी रूही की बेचैनी बढ़ा रही थी। उसने उसकी छाती पर हाथ रखकर पीछे धकेलने की कोशिश की और कहा, प्लीज मुझसे दूर रहिए। पर आरब की ताकत के सामने उसकी कोशिशें बेकार थीं। आरब ने रूही के दोनों हाथ उसकी कमर के पीछे टिका दिए और कड़ाई से कहा, तुमसे दूर रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। रूही की आंखों में आंसू थे जो आरब को तकलीफ दे रहे थे, लेकिन इस वक्त उसका सख्त रहना जरूरी था। उसने रूही की कलाई पर पकड़ मजबूत की और बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। रूही ने कांपती आवाज में पूछा, आप मुझे इस तरह कब तक कैद रखेंगे? आरब ने उसके चेहरे पर आ रही लटों को पीछे हटाया और धीमे से कहा, जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती। उसने रूही के विरोध को नजरअंदाज किया और एक सॉफ्ट किस के साथ अपनी मर्जी थोपते हुए कहा, ये मैं डिसाइड करूंगा स्वीटहार्ट, तुम बस वो करो जो मैं चाहता हूँ। तभी रूही गुस्से में चिल्लाई, शायद आपने रूही के साथ भी यही किया था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। यह सुनते ही आरब की आंखें गुस्से से गहरी हो गईं। वह उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी उसके फोन की रिंग टून बजी। यह कॉल नमन का या कार्तिक का हो सकता था, क्योंकि उनके अलावा किसी को आरब के ठिकाने की खबर नहीं थी। आरब ने बिना किसी भाव की रूही से कहा, दाहिनी तरफ वाला कमरा तुम्हारा है, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करना है। कुछ गलत करने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। आरब ने ऊपर जाकर नमन का कॉल रिसीव किया। नमन ने उसकी आवाज भांप ली और पूछा, क्या रूही ठीक है? उसने कुछ कहा क्या? आरब ने उसे सब कुछ बता दिया। नमन ने उसे समझाते हुए कहा कि आरब, यह सब उसके लिए बहुत अजीब है, उसे थोड़ा वक्त दो और उसके साथ नरमी से पेश आओ। अपने गुस्से पर काबू रखो। पर आरब चिढ़ गया और बोला, ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे प्यार के बारे में तुमसे कुछ नहीं सीखना। अच्छा होगा तुम अपनी बिगड़ी हुई लव स्टोरी सुधारो। उसने फोन काट दिया, जिससे नमन झल्ला उठा। आरब जहाज के ऊपरी हिस्से पर खड़ा समुद्र की ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी जीत वाली मुस्कान थी। वह धीरे से बड़बड़ाया, आखिरकार स्वीटहार्ट, तुम मेरे पास हो।
दूसरी तरफ राजवीर अपने मेंशन पहुंचते ही आपे से बाहर हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा, रूही कहाँ है? पूरा स्टाफ खामोश खड़ा था। तभी रावी ने डरते हुए कहा कि भाई, वो आरब उसे ले गया है। तभी दरवाजे पर एक अनजान आदमी आया और उसने राजवीर को कुछ पेपर्स थमाए। उन पेपर्स के साथ आरब का एक लेटर था जिसमें लिखा था कि राजवीर, तुम्हारी अमानत शेयर्स तुम्हें लौटा रहा हूं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। राजवीर गुस्से से चिल्ला उठा, जबकि आरब दूर कहीं बैठा बार बार चीख रहा था। उसे पता था कि राजवीर उसे गालियां दे रहा होगा। नाश्ता और नोक झोंक। रूही पिछले 1 घंटे से वॉशरूम से बाहर नहीं निकली थी। आखिर में आरब की धमकी, अगर बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा, काम कर गई और वह घबरा कर बाहर आई। आरब ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बताओ क्या खाओगी? सब तुम्हारी पसंद का बना है। रूही ने मुंह बनाकर कहा, मुझे भूख नहीं है। आरब उसकी जिद देख टेबल पर उसके और करीब आकर बैठ गया। उसने रूही की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हें अच्छे से भूख लग जाए? रूही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मन ही मन सोचा, इससे बड़ा बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा। चिढ़कर उसने आरब के पैर पर जोर से लात मारी और चिल्लाई, क्या मैं आपको जान से मार दूं? आरब उसकी इस हिम्मत पर एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर अपना गला साफ करते हुए वापस चेयर पर बैठ गया और बोला, बहुत भूख लगी है, चलो अब चुपचाप खाना खाते हैं। खाने के दौरान उनके बीच खट्टी मीठी नोक-झोंक चलती रही। फिर रूही का दिल राजवीर के लिए बेचैन था। राजवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आरब द्वारा भेजे गए पेपर्स और उसकी चुनौती भरी चिट्ठी पढ़कर वह तिलमिला उठा। उसने अपनी मुट्ठी में कागज भेजते हुए कहा, आरब, तुमने ये ठीक नहीं किया। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह तुरंत अपने वकील और पुलिस टीम के साथ ओबराय मैंसन पहुंच गया। जैसे ही राजवीर वहां पहुंचा, उसने चिल्लाकर कहा, आरव ने मेरी बीवी को किडनैप किया है। यह सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। नेहा और बाकी घरवाले राजवीर से बहस करने लगे। उन्होंने कहा, बिना सबूत आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आरब तो अपने दादा दादी के गांव गया है। पुलिस और बढ़ता हुआ ड्रामा। बहस बढ़ती देख नेहा ने गुस्से में कहा, अगर आपको लगता है कि उसने किडनैप किया है तो जाकर उसे ढूंढिए, यह हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। तभी पुलिस ऑफिसर ने माहौल को और गंभीर कर दिया। उसने कहा, क्योंकि आप सब पर किडनैपिंग में आरब का साथ देने का शक है, इसलिए हमें आप सबको अरेस्ट करना होगा। दरवाजे पर खड़े राहुल, विजय और रमेश, जो अभी अभी एयरपोर्ट से आए थे, यह सुनकर हैरान रह गए। नेहा की आंखों में भी हजारों सवाल थे। राहुल ने राजवीर को फटकारते हुए कहा, यहां से निकलो, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हाथापाई और नया ट्विस्ट। राजवीर चुप रहा, लेकिन उसके वकील ने ओबराय परिवार पर एक के बाद एक नई केस ठोक दिए। काफी देर के से खामोश खड़े रमेश का सब्र टूट गया और उसने वकील के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। उसने वकील का कॉलर पकड़कर चेतावनी दी, अपनी जुबान संभालो, वरना तुम्हारी जान लेने में मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। तभी वहां नमन और कार्तिक अपने वकील के साथ पहुंच गए। नमन ने रमेश को शांत रहने का इशारा किया। हालांकि पूरा परिवार आरब की सलामती के लिए परेशान था, पर नमन अभी सच छुपाना ही बेहतर समझ रहा था। क्रूज पर एक अनकहा डर। उधर क्रूज पर खड़ी रूही समुद्र को देखते हुए अपने पिता की उन बातों को याद कर रही थी जो उन्होंने किडनैपिंग से एक दिन पहले कही थी। उन बातों की वजह से रूही के मन में आरब के लिए नफरत भर आई थी और उसने उससे दूर जाने का फैसला किया था। लेकिन किस्मत ने
उसे फिर से आरव के पास ला खड़ा किया। वह सोच में डूबी हुई थी कि आरव ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया और उसके कान में फुसफुसाया, मेरे बारे में सोच रही हो? रूही झटके से दूर हटी और कड़वाहट में से बोली, आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आरव का दिल रूही की बेरुखी से टूट गया। उसने रूही का चेहरा अपने हाथों में लेकर नरमी से पूछा, क्या अब भी मुझसे नाराज हो? रूही ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नाराजगी अपनों से होती है, अजनबियों से नहीं। हमारा रिश्ता इतना गहरा भी नहीं है। आरब का गुस्सा और अकेलापन, रूही की बातें आरब के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। जब रूही ने चिल्लाकर कहा कि राजवीर उसका पति है, तो आरब अपना आपा खो बैठा। उसने गरजते हुए चेतावनी दी, अगर दोबारा उसका नाम अपनी जुबान पर लिया तो मैं सच में उसे मार डालूंगा। गुस्से में पागल आरब अपने कमरे में चला गया और ठंडे शावर के नीचे बैठ गया। रूही की कड़वी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। हताशा में उसने वॉशरूम के शीशे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो गया। उसे शारीरिक दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था, क्योंकि दिल का जख्म कहीं ज्यादा गहरा था। बीमारी और बढ़ती चिंता। काफी देर तक जब आरव कमरे से बाहर नहीं आया तो क्रूज के एक कर्मचारी ने रूही को आकर बताया कि आरव ना तो दरवाजा खोल रहा है और ना ही फोन उठा रहा है। रूही पहले तो बेपरवाह रही, फिर ना चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर का नजारा देख रूही की चीख निकल गई। आरब जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसका हाथ पूरी तरह जख्मी था। उसने आरब को छूकर देखा तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि उसे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और रूही को उसका ख्याल रखने की सलाह दी। रात भर रूही आरब के पास बैठी रही। वह उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही और उसका बुखार कम करने की कोशिश करती रही। कर्मचारी ने बातों बातों में बताया कि कल आरव का जन्मदिन है और वह शायद इसी तनाव की वजह से बीमार पड़ गया। पूरी रात आरव की देखभाल करते करते सुबह रूही की आंख वहीं बेड के किनारे लग गई। रात भर की बेचैनी के बाद कमरा अब शांत था। आरव ने धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाईं। दवाइयों के भारीपन के बीच उसे अपने माथे पर किसी के ठंडे और कोमल हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसकी आंखों की धुंधली परत हटी, उसने देखा कि रूही ठीक उसके सामने बेड के किनारे झुकी हुई सो रही थी। रूही का एक हाथ आरब के हाथों में था और दूसरा उसके माथे पर, ठंडी पट्टी पर। आरब उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो रूही कल तक उससे नफरत कर रही थी, वह आज उसकी फिक्र में रात भर जागी है। एहसास का वह पल आरब ने बहुत धीरे से अपना हाथ हिलाया, जिससे रूही की नींद टूट गई। रूही ने जैसे ही आरब को होश में देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। रूही घबराते हुए, आप होश में आ गए?
रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जैसे ही रूही उठने लगी, आरब ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा। रूही उसके बहुत करीब आ गई। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आरब बहुत धीमी और भारी आवाज में, कहीं मत जाओ, इस वक्त मुझे डॉक्टर की नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। रूही ने अपनी नजरें झुका ली। आरब ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, थैंक यू रूही, मेरी इतनी परवाह करने के लिए। मैंने सुना है कि जब कोई दिल से दुआ करता है तो मौत भी पीछे हट जाती है। रूही के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि आप अपना दिन इस हालत में शुरू करें। आरब के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने रूही का हाथ उठाकर अपने होठों से लगा लिया। यह रोमांच से भरा एक ऐसा पल था जिसमें कोई अश्लीलता नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान और प्यार था।